हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर यूपीएससी रिलेटेड पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। ये नेक्स्ट पार्ट है। आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट देखा होगा जिसमें मैंने बहुत अच्छे कुछ यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करे थे। ये उसके फर्दर नेक्स्ट पार्ट है। ऐसे करके बहुत ज्यादा आप लोगों के पास पीवाईक्यूज जो है मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, आप लोग वहां पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं क्लासेस के लिंक वगैरह अपलोड करता ही रहता हूं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों के मॉडरेट लेवल के हैं। लास्ट वीडियो में ना मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा था और वो मैंने कहा था कि भाई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी कि इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं एक बार आप लोगों को वो क्वेश्चन दिखाता हूं कि क्या था। उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास जो सी सेट आता है वो आप जानते हैं कि वो एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। अगर एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है तो हमें ऐसे क्वेश्चन जो हमें बहुत ही ज्यादा टफ लगे ना, मुझे लगता है यार वैसे क्वेश्चंस की तरफ तो हमें जाना ही नहीं चाहिए। जितने क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एटलीस्ट वो सॉल्व करें। हमें किसी को शो नहीं करना कि यार हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं, वैसा क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं जो तुमसे नहीं हो पाया, ऐसा वैसा। ठीक है, हमें किसी को शो नहीं ये चीज करनी, हमें बस सीसेट को क्वालिफाई करना है। वो क्वेश्चन कुछ यूं था, ये वाला, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इनको देख पाए। हाँ जी। फ्रॉम जनवरी 2021 द प्राइस ऑफ दिस, ठीक है ना। कुछ ऐसा क्वेश्चन था, ये बड़ा ही ना टफ सा क्वेश्चन था, इसलिए मैं यहाँ पर ये अभी के लिए नहीं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन है बड़ा ही इजी क्वेश्चन, बट यार समझाने में इसको बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग तब तक इस क्वेश्चन को ट्राई करते रहना। मैं आप लोगों को इसका आंसर अभी ही बता देता हूँ, चाहे इसका आंसर है बी पार्ट 20 मई। आप लोग इसको खुद ट्राई एक बार जरूर करना, ठीक है। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं अपने इस वाले सम से। द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज मोर देन दैट ऑफ सी एंड डी टुगेदर। ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग के बहुत सारे पूछे जाते ही हैं आप लोगों के पास। क्वांटिटेटिव वाले भी डाले हुए हैं, रीजनिंग के भी डाले हुए हैं, लेकिन ऐसी वाली रीजनिंग जिसमें आप लोगों को कुछ अजम्पशंस करनी पड़ती है, कोई इक्वेशंस नहीं गिवन होती, हमें खुद इक्वेशंस बनानी पड़ती है, वो वाले क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर पूछे ही जाते हैं। करते हैं, ट्राई करते हैं भाई सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। देखिएगा, द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज मोर देन दैट ऑफ द सी एंड डी टेकन टुगेदर। यानी कि ऐसे क्वेश्चन के लिए जो बंदे भाई मैथ से वाकिफ नहीं है उनको मैं बता दूं कि आप लोगों को ना यहाँ पर कुछ अजम्पशंस करनी पड़ती हैं। वो अजम्पशन कुछ ऐसी होती है, नंबर नहीं अज्यूम करना, जस्ट आप लोगों ने यार इक्वेशन को लिखना है जो हमने इंग्लिश में पढ़ा ना, उसको जस्ट मैथ्स में लिखिएगा। जैसे कह रहे हैं द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज मोर, ए और बी का जो सम है, जो इनकम का सम है, वो ज्यादा है सी प्लस डी टेकन टुगेदर। अगर हम सी प्लस डी का इकट्ठा करके लिखे, ठीक है ना, इस तरीके से द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड सी इज द सेम एज दैट ऑफ बी एंड डी। और अगर आप लोग ए प्लस सी का सम ले, इनकम का सम ले, वो सम बी प्लस डी के इनकम के बराबर है, कुछ यूं करके। उसके बाद एक और इक्वेशन हमें गिवन है, ए अर्न्स हाफ, ए का जो इनकम है, ए क्या है, ए अर्न्स हाफ एज मच एज सम ऑफ इनकम ऑफ बी एंड डी, मतलब बी प्लस डी के इसके बराबर है। ए का इनकम जो है वो हाफ और बी प्लस डी के बराबर। अब पूछ रहे हैं हुज इनकम इज द हाईएस्ट, तो भाई सबसे ज्यादा जो इनकम है ए बी सी डी, इन चारों में से किसका सबसे ज्यादा इनकम होगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ लग गई, हमने उस स्टेटमेंट से इक्वेशन भी कन्वर्ट कर ली है। इसके बाद यहीं से हमें अब कंक्लूजन निकालना शुरू करना। थोड़ा सा कंक्लूजन निकलेगा कैसे, देखिएगा। आप लोगों को बस रिलेशंस के बारे में जानना पड़ेगा कि रिलेशन कैसे निकाल सकते हो। रिलेशन निकलेंगे कैसे, जब आप लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ए गिवन है 1/2 बी प्लस डी, ठीक है ना। तो मैं यहां पर अपना पुट कर देता हूं, देखना यहां आ जाएगा 1/2 बी प्लस डी प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी, कुछ यू करके आ। फिर आप लोग वहां पर लेकर जाएंगे तो आप यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई सी इज इक्वल टू बी प्लस डी माइनस 1/2 बी माइनस 1/2 सी, कुछ इस तरीके से कंक्लूड किया जा सकता है। उसके बाद कुछ और सॉल्व कर सकते हैं तो बिल्कुल सॉल्व कर दीजिएगा। यहां पर आ जाएगा बी बाय, मतलब यहां पर भी आ जाएगा 1/2 बी प्लस डी, कुछ ऐसा करके आ जाएगा। कैसे आया, मैंने जस्ट बी माइनस 1/2 बी करा और डी माइ, अरे यहाँ पे डी आएगा यार, यहाँ पर डी माइनस 1/2 डी करा है, कुछ इस तरीके से मैंने ये करा।
उसके बाद लास्ट में मेरे पास ए की वैल्यू आ चुकी है, सी की वैल्यू आ चुकी है, बी और डी का रिलेशन जानना पड़ेगा। अब देखो यार, मैं ये कह सकता हूं क्या, जो मेरी सी की वैल्यू है वही मेरी ए की वैल्यू है। समझ में आया? क्योंकि ए इज इक्वल टू 1/2 बी प्लस डी है और सी इज इक्वल टू 1/2 बी प्लस डी है। सेम ही तो है ये बातें। अगर ये दोनों बातें सेम है, मैं यहां पर जो ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन थी, दोनों की दोनों जगह पे मैं सेम चीज रख सकता हूं। मतलब ए की जगह पे चाहे सी रख दीजिए, चाहे सी की जगह पे ए रख दीजिए, मैं रखता हूं यहां पे। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी ग्रेटर देन ए प्लस डी। इस तरीके से आ गया। अब ए और ए तो कट जाएगा, तो यहां से क्या आ गया, बी इज ग्रेटर देन डी। तो भाई बी जो है वो ज्यादा है डी से। समझ में आ गई बात? और अगर बी ज्यादा हुआ डी से, बी ज्यादा हुआ डी से, ए और सी दोनों ही कम होंगे। किससे कम होंगे? बी से। किस तरीके से? आप लोग ये चीज को ना यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो यहाँ पर ए की वैल्यू और सी की वैल्यू कम आएगी एज कंपेयर टू द बी। आप कुछ भी नंबर सपोज कर सकते हैं कि बी की वैल्यू 100 है, ए की वैल्यू इतनी है, सी की वैल्यू इतनी है, आप लोग एज्यूम करके चलेंगे तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। बट अगर आप ऐसे इक्वेशन बनाकर करेंगे, बहुत इजी लगेगा आप लोगों को और बहुत कम सेकंड में ये आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आ गया होगा? तो इसका बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट उससे भी मजेदार क्वेश्चन होगा। होप कि आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, विजुअल होगा आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन। आगे क्या बोल रहे हैं देखिएगा। P is equal to 40% of A plus 65% of B and Q is equal to 50% of A plus 50% of B। यहाँ पे कुछ ऐसा सम है, ठीक है ना? Where A is greater than B। ओके, ये भी थोड़ा सा इनइक्वालिटी जैसा लग रहा है हमें। साथ में परसेंटेज का कंसेप्ट भी यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। अब अगर परसेंटेज का इस्तेमाल हो रहा है, हमें रेशियो के बारे में भी बहुत सारी जानकारी होगी। आगे डिस्कस करते हैं कि भाई क्या लगा सकते हैं। In this context, which of the following statement is a correct? इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? P Q से बड़ा है, Q P से बड़ा है, Q P बराबर है, या फिर none of the above can be concluded with the certainty। with the certainty का मतलब है कि आप यार निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि P बड़ा होगा कि Q बड़ा होगा। समझ में आ गया? ये करते हैं ट्राई। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा? बच्चा ना, मैं आप लोगों को दोनों असम्पशंस बताता हूँ कि कहां पे गलती हो सकती है। ज्यादातर बच्चे क्या टिक करेंगे? पहली अप्रोच लगाते। मान लो मेरे को वहां पर गिवन है वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, बच्चे ने ना बड़ी जल्दी से ए इज ग्रेटर देन बी सोच लेना, उसने ना नंबर लिखना शुरू कर देना। ठीक है, मान लो कि भाई लेट कर लिया ए इज इक्वल टू, हमने लेट कर लिया 100 और बी हमने लेट कर लिया 50 अपनी मर्जी के लिए, क्योंकि ए इज ग्रेटर देन बी था। अब बच्चे ने ना पी की वैल्यू निकालनी है और क्यू की वैल्यू निकालनी। पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू हम लोग भी निकालते हैं भाई। तो यहां पर आ जाएगा 40% ऑफ ए प्लस ओके 65% ऑफ बी। एक तो यहां पर आया और यहां पर भी हम लोग निकालना शुरू करते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा? 50% ऑफ ए, 50% ऑफ ए माने 100 लिख दें यहाँ पे सीधा, क्योंकि हमने 100 ही एज्यूम करा हुआ है, प्लस 50% ऑफ बी, 50% ऑफ बी। यहां से ये आ जाएगा, कटिंग कर लेते हैं, 100 और 100 कट गया। यहाँ पर बी कितना था? 50 था, तो यहाँ पर भी 50 लिख लेते हैं। 100 और 50 कट गए 2 पर, यहाँ पर मिल गया 40 प्लस 65 इंटू 2। अरे यहाँ पे 2 आएगा यार, तो 65/2 ये आ गया 32.5। हाँ सही है। तो इसके बाद ये ऐड कर देंगे तो 72.5 आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा 100 और 100 कट गया, 100 और 50 कट गया 2 पे, ये आ गया 25 आ गया। तो 50 प्लस 25 यहाँ से आ गया 75 आ गया। अब बच्चे ने, जिस बच्चे ने ये अप्रोच लगाई होगी वो सबसे पहले ना क्या टिक करेगा भाई? क्यू। हाँ, क्यू इज ग्रेटर देन पी आर। समझ में आ गया? क्यू इज ग्रेटर देन पी आ गया। लेकिन यार ये तो आप लोगों की assumption हुई। आप लोगों की assumption कैसे हुई? आपने ए को 100 एज्यूम करा, बी को भी 50 करा। मैं ये मानता हूं कि हमें ए को ग्रेटर देन बी मानना है, ठीक है ना? अब कितना ग्रेटर देन मानना है ये तो बताया नहीं गया, है कि नहीं? मैंने यहाँ पर डिफरेंस रखा है 50 का। मान लो मैंने बहुत ही कम डिफरेंस रख दिया, मान लीजिए, जस्ट मान लो कि भाई मैंने बहुत कम डिफरेंस रखना है, बट ये चीज
जरूर ओबे होनी चाहिए, ए इज ग्रेटर देन बी है। अगर ए इज ग्रेटर देन बी है दैट मींस यार, अब मैं ना एक ऐसा केस डिस्कस करता हूँ जिसमें मैं ए की वैल्यू 100 लिख रहा हूँ और बी की वैल्यू मान लीजिए मैं 99 लिख रहा हूँ। एक एक का ही डिफरेंस है, तब भी अब भी ए इज ग्रेटर देन बी। समझ में आ गया ये भी। अब करके देखेंगे आप लोग, तब शायद आप लोगों का आंसर कुछ और है। देखना कैसे, शायद शायद कुछ और है भाई। यहाँ पर ए की वैल्यू अगर 100 है तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं पी के लिए भी और क्यू के लिए भी। पी आ जाएगा अपने पास 40% ऑफ ए प्लस 65% ऑफ बी। ये इतना है, ठीक है ना। और ऐसे ही हम लोग क्यू भी लिख लेते हैं। क्यू क्या आ जाएगा, 50% ऑफ 100 प्लस 100 प्लस 50% ऑफ 99। तो यहां से मुझे मिल जाएगा 100 और 100 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू कुछ 40 प्लस। अगर 99/100 की मैं बात करूँ ना, तो ये ऑलमोस्ट ना 1 के अराउंड चला जाएगा, 0.99 समथिंग होगा। अगर 0.99 है तो यहाँ पे 65 का वैल्यू ना अप्रोक्सीमेटली कुछ 64 के अराउंड आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, इतना मैथ्स आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए। अगर अंदाजा नहीं लगा सकते आप लोग तो खुद कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 65 को 99 के साथ डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देना, देन डिवाइड बाय 100 कर देना, आप लोगों के पास 64 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, कुछ समथिंग। ठीक है, अब वो समथिंग नहीं मैं लिख रहा हूँ, मैं उसको 64 अप्रोक्सीमेट मानकर चल रहा हूँ। यहाँ पे क्या आएगा देखिएगा, 100 और 100 कट गया, ये मिल गया अभी 50, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा फिर, तो यहाँ पर 49 समथिंग मिल जाएगा। एक ही कम किया है ना, 49 समथिंग। यहां से क्या आ गया भाई, 40 प्लस 64 करने पे 104 आ गया, और यहां पर 99 आ गया। अब देखिए है कि नहीं, फर्क पता चल गया। P उस समय यहां पर P जो था वो छोटा था क्यू क्यू से, लेकिन यहां पर क्या आ गया, P इज ग्रेटर देन क्यू आ गया। आप लोग इस क्वेश्चन में कंक्लूड ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ए और बी चूज करने का सिर्फ वो था कि भी एक ही फैक्टर था, ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी, लेकिन कितना बड़ा होना चाहिए ये नहीं कहा गया था। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का यहाँ पर आंसर जो आएगा करेक्ट वाला, नन ऑफ दी अबव कैन बी कंक्लूडेड विद सर्टेनिटी, ये आंसर करेक्ट रहेगा, क्योंकि आप लोग निश्चित रूप से नहीं बता सकते। समझ में आ गया ना सबको। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ये यूपीएससी के सारे पीवाईक्यूज है, बहुत अच्छे से मैं इन डेप्थ आप लोगों को ये समझा रहा हूँ, कहां पर गलती नहीं करनी वो चीजें भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। क्योंकि जब आप गलती करते हैं ना, तब आप बहुत ज्यादा चीजें समझते हैं, सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये रहा अपना क्वेश्चन। पिछली वीडियो में भी मैंने पीवाईक्यू परमुटेशन से डिस्कस कर रहे थे, है ना। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ लिंक है, आप लोग वहां पर भी देख सकते हैं। हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 सच दैट द डिजिट 8 ऑक्यूपाइज द यूनिट प्लेस। बच्चे नहीं समझ पाते कि सर ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सम कैसे हो। यार ये इस टाइप के क्वेश्चन जहां पर हमें पूछा जाए कि कितने नंबर्स आएंगे, जहां पर ये कंडीशन फॉलो होती हो, वो हमेशा परमुटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक में से ही पूछा जाता है। अगर ये वहां से पूछा गया, अप्रोच बड़ी ही ज्यादा सिंपल अप्रोच है। देखो 99 से लेकर 1000 तक के अपने पास नंबर चाहिए, तो यार 2 डिजिट के होंगे, 3 डिजिट के होंगे, 4 डिजिट के होंगे, कौन से होंगे खुद सोचो जरा। बिटवीन कहा गया है, 99 से लेकर 1000 के बिटवीन वाले, तो पहला नंबर तो भाई 1000 ही आ जाता है, लास्ट नंबर अपने पास 999 आ जाता है, ये आ जाते हैं, है ना। यानी कि सारे के सारे 3 डिजिट के अपने पास यहाँ पर नंबर है। अगर सारे के सारे 3 डिजिट के हैं तो यहाँ पर हमने 3 डिजिट बना लिए, जहां पर यूनिट प्लेस ये रहा, टेंस प्लेस ये रहा, 100 प्लेस ये रहा। यहां तक तो भाई बहुत बच्चों वाली बात है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं देखिएगा, हमेशा ऐसे क्वेश्चन के लिए एक कंडीशन जब भी गिवन हो, जैसे यहां पर गिवन है सच दैट द डिजिट 8 ऑक्यूपाइज द यूनिट प्लेस। अपने पास जो 10 नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 नंबर, 10 नंबर के ही ये ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। उसमें से कह दिया गया है 8 जो अपना नंबर है, 8 है ना, वो यूनिट प्लेस पर है, मतलब 8 नंबर यहां पर आ रहा है, एक ही नंबर यहां पर आ रहा है, 8 वाला नंबर जो है वो यहां पर आ रहा है। दैट मींस ओनली वन नंबर विल ऑक्यूपाई माय यूनिट प्लेस।
पूरी बात क्लियर होगी ये। अच्छा, उसके बाद अभी भी सर आंसर नहीं बन रहा है ना। अब इसके बाद आप लोग सोचिएगा कि आप लोगों के पास 3 डिजिट के लिए यहां पर 100 पोजीशन पर कितने नंबर आ सकते हैं। आप लोगों के पास नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल अपने पास 10 नंबर होते हैं। मान के चलो ये वाला केस जो है विद रिपीटिशन है। विद रिपीटिशन का मतलब अगर एक नंबर अपने पास यहां पर आ गया है वो दोबारा भी आ सकता है। विद रिपीटिशन का मतलब एक नंबर अगर 8 है, 8 मेरा यूनिट डिजिट पर आ गया है तो वो 100 पर भी आ सकता है, टेंस पर भी आ सकता है। क्लियर? विद रिपीटिशन का मीनिंग ये रहेगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग ये सोचेगा कि मेरे 100 प्लेस पर कितने नंबर आ सकते हैं। आप लोग कहेंगे सर 10 आ सकते हैं, बड़ा ही सीधी सी बात है, अपने पास 10 नंबर है, 10 के 10 आ सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। 10 में से 9 आएंगे। वो कौन सा नंबर है जो नहीं आएगा? वो है 0, ये वाला 0। क्योंकि मान लीजिए आप लोगों के पास यहाँ पर 0 आ गया और आपके पास वो नंबर बन गया कुछ ऐसा 098। आप लोग कहेंगे कि ये भी तो 3 डिजिट है। नहीं भैया, ये 3 डिजिट नहीं है, ये 2 डिजिट नंबर है अपने पास। पूरी बात क्लियर हुई? तो 100 प्लेस पर मेरे पास इस 0 को छोड़ के कितने नंबर आ गए? ये बाकी के सारे 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स आ गए। दैट मींस यहां पर मेरे कोई भी 9 नंबर आ सकते हैं, कोई भी 9 नंबर। ठीक है? और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा यहां पर मल्टीप्लाई का साइन लगता है। अब बात आती है टेंस डिजिट के ऊपर। टेंस डिजिट के ऊपर कितने नंबर आएंगे? यहां पर सोचिएगा, फिर से हम केस डिस्कस कर रहे हैं विद रिपीटिशन। जो नंबर 100 प्लेस पर आ गया, जो नंबर यूनिट प्लेस पर आ गया, वो दोबारा से टेंस डिजिट के ऊपर आ सकता है। अगर वो आ सकता है नंबर, दैट मींस हमें सोचना पड़ेगा कि वो कितने नंबर्स आ सकते हैं। अभी आप लोगों के पास कितने नंबर हैं? 10 नंबर है, तो 10 के 10 नंबर यहां पर आ जाएंगे। कैसे आए? क्योंकि 0, अगर आप लोगों के मन में है कि यहाँ पर 0 क्यों आया, भाई साहब यहाँ पर 0 आ सकता है। जैसे मान लो यार 108 3 डिजिट का नंबर है। 1 ऑक्यूपाई कर रहा है अपने पास 100 प्लेस, 8 ऑक्यूपाई कर रहा है अपने पास यूनिट डिजिट प्लेस, और 0 ऑक्यूपाई कर रहा है अपने पास 10 डिजिट प्लेस। समझ में आ गया? तो 9 इंटू 10 इंटू 1, यानी कि टोटल अपने पास ऐसे नंबर्स 90 होंगे जहां पर यूनिट डिजिट पर 8 आप लोगों को मिल रहा हो। आप लोग इसको नंबर सिस्टम से भी कर सकते हैं। आप लोग गिनती करना शुरू कर सकते हैं और वो गिनती करने के चक्कर में आप लोगों का सम बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग कहेंगे कि हाँ सर इसको ऐसा कर सकते हैं, जैसे यार ऐसा मेथड होता ना, 108 लिखा, उसके बाद 118 लिखा, फिर उसके बाद 128 लिखा, ऐसे करके आप लोग चलते जाएंगे, बहुत ज्यादा नंबर हो जाएंगे। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन के लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला मेथड लगाना ज्यादा अच्छा है। 5 सेकंड से ज्यादा का सम नहीं है ये, सच में कह रहा हूँ। नेक्स्ट करते हैं भाई, नेक्स्ट। चलो, अब मेरा फेवरेट टॉपिक है नंबर सिस्टम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये वाला। तभी मुझे ये पढ़ाने क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगता है जब भी मैं ये पढ़ाता हूँ। अगर आप लोग इसको समझ पाए ना, इस क्वेश्चन को, तो फिर तो ये बहुत इजी है। लेकिन अगर आप नहीं समझ पाए फिर आप लोगों को बड़ा टफ लगेगा। है क्या सब? 91 92 93 94 95 96 97 98 99, अगर आप लोग इतने नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो और फिर डिवाइड करते हो 1261 के साथ, फिर हमें बताना है रिमाइंडर क्या आएगा। अब आधे बंदे ना कम से कम 10 मिनट इस क्वेश्चन के ऊपर लगा देंगे, क्योंकि उनको ये क्वेश्चन करना है और वो लंबे मेथड से इनको करना है। लंबा मेथड कैसे? वो करना शुरू हो जाएंगे 91 को 92 के साथ मल्टीप्लाई। भाई साहब आपको वहां पर कैलकुलेटर नहीं अलाउड, आप लोगों को कॉपी के ऊपर करने में 10 मिनट लग जाएंगे, और फिर 1261 के साथ डिवाइड करने में 15 मिनट लग गए, तो 15 मिनट आप लोग एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, वर्थ इट नहीं है वो चीज। इसलिए आप लोगों को कुछ ऐसे नंबर हैं जिनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में वैसे वाले नंबर्स बहुत पूछे जाते हैं। आप लोगों को उनके मल्टीपल्स, उनके डिवाइजर्स पता होने चाहिए। जैसे 1261 है, ठीक है ना, 1261 है। अब 1261 में फैक्टर्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1261 के फैक्टर क्या हो सकते हैं। जिसको ये पता चल गया उसका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। देखो फैक्टर्स क्या होते हैं यार, वो वाले नंबर्स यार जो इसको डिवाइड करते हैं। अब मान के चले आप लोगों के पास प्राइम नंबर जो होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं अपने पास 2 3 5 7 11 13 17 19, ऐसे करके नंबर्स होते हैं अपने पास। ये नंबर
ऐसे हैं जो इन नंबर्स को, बड़े से बड़े नंबर्स को डिवाइड करते होंगे, क्योंकि सारे के सारे नंबर इन्हीं से जनरेट होते हैं। हमेशा अगर इन्हीं से जनरेट होते हैं तो 1261 चेक कर लेना कि भाई किसका मल्टीपल हो सकता है, किसके ऊपर जाता होगा। बंदे क्या करेंगे, 2 का चेक कर लेंगे, वो नहीं हुआ, 3 का चेक कर लेंगे, डिविजिबिलिटी रूल बाय 3 वाला लगा के 5 का पता चल जाएगा, 7, 11, 13, 17, 12 इस तरीके से नंबर आते हैं। 7 के लिए डिविजिबिलिटी रूल जिसको पता है वो तो लगा लेगा, 11 के लिए जिसको पता है वो लगा लेगा, 13 के लिए पता है लगा लेगा, लेकिन एटलीस्ट हमें पता तो हो कि भाई उनके डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं। प्लेलिस्ट एक पड़ी हुई है नंबर सिस्टम की, मैंने डाली हुई है, आप लोग वो वाले टॉपिक देख सकते हैं जहां पर मैंने ये बताया है सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है। देखो 1261 जो है ना, वो 2 नंबर्स का मल्टीपल है। वो 2 नंबर्स कौन से हैं, एक तो है 13, एक है 91। मल्टीप्लाई करके देख लेना, 1261 एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात। पूछ रहे हैं भाई आप लोगों को, अगर किसी चीज को 91 के साथ डिवाइड करेंगे, सोचो 91 के साथ 91 वाली चीज को डिवाइड किया जाए, 91 को 91 वाली चीज के साथ डिवाइड किया जाए, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। अरे नहीं, 0 आता है भैया, रिमाइंडर 0 आता है, वो कोशेंट होता है जो आप लोग सोचे, कोशेंट 1 आएगा। आप लोग ऐसे लिखते हैं ना, 91, 91 फिर 1 फिर 91 फिर 0, ये होता है रिमाइंडर ना अपने पास। तो इस केस में रिमाइंडर आ गया 0। अब इस केस का इसके साथ क्या मतलब रिश्ता क्या है, देखिएगा। यहां पर अपने पास है 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 91। ठीक है, अब जब आप लोगों का 91 के साथ डिवाइड एग्जैक्टली हो गया है ना, तब उस केस में क्या आ गया, रिमाइंडर अपने पास आ जाएगा 0। 0 हमें यहाँ फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या आ रहा है, कितने भी मर्जी नंबर हो, यहाँ पे 0 इंटू एनीथिंग कर लेंगे ना जब भी आप, तो वो 0 ही हो जाता है। तो ठीक है जी, समझ में आ गया। इस केस में अपने पास जो रिमाइंडर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। सारी 0 इंटू 92, 93, 94 करके देख लीजिएगा, 0 ही मिलता है। तो इस केस में जो अपना करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। एक और क्वेश्चन बताता हूँ, मुझे इसका आंसर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, कि अगर ऐसे ही नंबर को 1001 के साथ डिवाइड किया जाए, 1001 के साथ डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। ओके, मैं भी यहाँ पे कुछ देख लूँ, अगर हो सकता है। हाँ, वैसे हो जाएगा यार, बिल्कुल सही है। 1001 के साथ करके बताना कि कितना आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन था जो बंदे का ना दिमाग हिला दे, बंदे का जानबूझकर। ये गलत होने वाला क्वेश्चन है अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है जानबूझकर। पता कैसे, स्टेटमेंट क्या है, रीड करिएगा। द सम ऑफ द थ्री कंसेक्टिव इंटीजर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। लाइन समझ में आ गई होगी, हिंदी में पढ़ देता हूँ। 3 क्रमागत पूर्णकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है। ऐसी कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, हाउ मेनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर। आप लोगों ने बचपन में ना इंटीजर्स के बारे में सुना होगा, मैंने भी पिछली क्लास में इंटीजर्स के बारे में बताया था। इंटीजर्स अपने पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक के होते हैं। ठीक है जी, सर हमें पता है, ये चीज हमें पिछली क्लास अच्छे से सुनी थी। उसके बाद यार आप लोगों ने प्लस करके 3 ऐसे कंसेक्टिव इंटीजर्स माने जाते हैं जो बिल्कुल साथ साथ वाले हो, जैसे 1 2 3 3 4 5 5 6 7 ऐसे नंबर। आप लोगों ने ऐसे नंबर चूज करने हैं जिनका प्रोडक्ट करने पर सेम आंसर आए। ऐड करने पर भी 3 आंसर, मतलब 3 को ऐड करा, सेम आंसर एज अ प्रोडक्ट आए। आप लोगों ने बड़ी जल्दी से ना सोचा कि यार सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं, 1 + 2 + 3 कर लेते हैं, यहाँ से मुझे मिल जाएगा 6, और 1 × 2 × 3 कर लेते हैं, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, हाँ यहाँ पे भी मुझे 6 मिल जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। फिर आप लोगों ने 1 मिनट लगाया, लगाना भी चाहिए 1 मिनट कोई और पॉसिबिलिटी सोचने की। आप लोग शुरू हो जाएंगे भाई 4 5 6 लिख लेते हैं, 4 5 6 लिख लेते हैं, यहाँ पर प्लस करने पे बना नहीं, मल्टीप्लाई करने पे बना नहीं, फिर ऐसे ऐसे नंबर्स आप लोगों ने सोचने शुरू करे। ठीक है, सोचते सोचते फिर आप लोगों ने एक और ऐसी चीज सोच ली कि यार अगर ये 6 आ रहा है
प्लस के केस में आ रहा है, प्लस के इंटीजर चूज करने में आ रहा है, तो शायद यही चीज हमारे पास माइनस के इंटीजर चूज करने में भी आ सकती है। मतलब अगर हम -1, -2, -3 करें तब अपने पास मिलेगा -6, और अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें -1, -2, -3 तब भी हमारे पास आएगा -6। ये बात क्लियर होगी? बिल्कुल होगी सर। मतलब इसका आंसर है 2? नहीं यार, अभी बात पूरी अच्छे से क्लियर नहीं हुई। हमने दो पॉसिबिलिटीज चूज कर ली। अगर किसी के मन में ये डाउट आ रहा है कि सर माइनस वाले क्यों चूज करे, भाई साहब वहां पर इंटीजर वर्ड गिवन है, इंटीजर इंटीजर है ना, तो इंटीजर अपने पास यही तो होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। दो पॉसिबिलिटीज तो ये इस तरीके से हो गई। उसके बाद एक और पॉसिबिलिटी अगर आप सोच सकते हैं तो सोच लो, क्योंकि हमें ऑप्शन 3 को एलिमिनेट करना है। अगर ओनली 3 वाली, मतलब मान के चलो यार आपने यही दो केसेस सोचे है ना, तो आपका ऑप्शन 3 भी एलिमिनेट हो जाएगा और 1 तो ऑलरेडी हो गया। लेकिन एक और है ऐसा पेयर जो ऐसा काम कर देगा। 3 कंसेक्टिव बोले थे ना, 3 कंसेक्टिव। ये देखना, ये देखना, ये 3 नंबर देखना, -1 +0 +1 कितना आएगा? आप कहेंगे सर 1 के साथ -1 काट दो, 0 आ गया। बिल्कुल सही। ऐसे ही सेम -1 इंटू 0 इंटू 1 कर दो, 0 आएगा। 3 नंबर पॉसिबल हो गए भाई इस तरीके। दैट इज सी पार्ट अपना करेक्ट आंसर है। समझ में आ गई बात? बड़ा मजेदार क्वेश्चन था यार। इंटीजर्स के बारे में जानकारी होना आप लोगों के लिए जरूरी है इस केस। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने भी ऐसी कुछ मिस्टेक करी थी तो आप लोगों को नई चीजें समझ में आ रही होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मेरा मतलब ऐसा टॉपिक है, इतना ज्यादा सिंपल टॉपिक है, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये यूपीएससी के 2025 के एग्जाम में भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये मेरे साइन है, समझ लो बस, कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा। जो फंडा मैं लगाने लगा हूँ, जो प्रिंसिपल मैं लगाने लगा हूँ, उस टाइप से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच लगानी ही लगानी। ठीक है क्या स्टेटमेंट क्या है, देखिएगा। इफ 15, 14, 13, 3, 2, 1 is equal to 3 raised to power m into n, where m and n are positive integer, then what is the maximum value of m? देखने को ना ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैरानीजनक है। अगर आप लोगों को कंसेप्ट नहीं पता, आप लोग क्या करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। और हमने यहाँ पर ट्रिक्स समझनी है, मैं यहाँ पर ट्रिक्स समझाने आया हूँ आपको, कोई टाइम वेस्ट नहीं करने आया यहाँ पे। आप लोगों ने अगर टाइम वेस्ट करना है तो 15 को लिखना शुरू कर देना, 15 को 3 इंटू 5 लिख देना, और क्या आएगा 12 आएगा, 12 को 3 इंटू 4 लिख देना, और 9 आएगा 3 इंटू 3 लिख देना, और 6 आएगा तो 3 इंटू हाँ 2 लिख देना, और 3 आएगा तो 3 इंटू 1 आएगा। इससे आंसर बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं। इससे आंसर वैसे सॉल्व हो गया है, पर एक्चुअली यहाँ पर नंबर छोटा था ना, 15 वाला नंबर था, इसलिए आंसर बड़ी जल्दी सॉल्व हो। मान लीजिए अगर यहाँ पर आंसर बड़ा होता ना, कुछ ऐसा स्टेटमेंट गिवन होती जिसमें थोड़ी ज्यादा वैल्यूज होती, उसमें थोड़ा सा समय लग सकता था। ठीक है, तो पहले मैंने आपको ये अप्रोच बता दिया कि आपने यहाँ पर किया क्या, क्या किया क्या है यार। 15 लिखा था, 3 इंटू 5 लिख दिया, 12 आता है इसके अंदर तो 3 इंटू 4 लिख दिया, 9 आता है 3 इंटू 3 लिख दिया, 6 आया होगा 3 इंटू 2 लिख दिया, 3 आया होगा 3 इंटू 1 लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया। और हमें पूछ रहे हैं यहाँ पर इस m की वैल्यू क्या होगी। यार ये सारे के सारे नंबर आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो बस देख लीजिए आप लोगों के पास जो 3 आया है वो कितनी दफा आया होगा, कितनी दफा आया है यहाँ पे। यहाँ पे मिला है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 3 रेज़ टू पावर 6 इंटू n। हमें n से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, 3 रेज़ टू पावर 6। तो इस तरीके से अपना आंसर आ गया है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द m एज 6। ठीक है, ये अप्रोच समझ लग गए। ये अप्रोच ठीक थी, अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा मतलब नंबर कम है ना, उसके लिए अप्रोच सही थी। लेकिन अगर मैं आपको यही सब थोड़ा सा डिफरेंट वे में पूछूं, देखना जरा, यही सम है, थोड़ा सा इसमें हम लोग अपना नमक मिर्च डाल देते हैं। नमक मिर्च कुछ ऐसा है कि आप लोगों के पास इफ स्टेटमेंट बदल देते हैं, 100
इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 96 इंटू 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 और इंटू लास्ट में है 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 रेज टू पावर m इंटू n। इस केस में आप लोग मुझे बताइए, वेयर m and n आर पॉजिटिव इंटीजर, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m? m की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? अब बताना, ये चीज थोड़ा सा टफ है क्योंकि यहाँ पर नंबर ही बहुत ज्यादा है। 99 है, 99 को आप लोग ब्रेक करना शुरू करेंगे तो 3 इंटू 33 में ब्रेक करोगे, फिर 33 को ब्रेक करोगे 3 इंटू 11 में। ऐसे ही 96 है, 96 कैसे ब्रेक होगा भाई? 3 इंटू 32 करके ब्रेक होगा। ऐसे ही फिर 90 आएगा, 93 आएगा, और बहुत ज्यादा नंबर्स आप लोगों के पास आने शुरू हो जाएंगे। अब प्रिंसिपल क्या है जो यहाँ पर यूज होता है? ये प्रिंसिपल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, आप लोग उसको भी देख सकते हो ऐसे ही चीज को समझने के लिए। पावर निकालने के लिए हमेशा वही वाला प्रिंसिपल हम लोग यूज करते, हमेशा वही वाला। करते क्या है यार, इसको ना जरा देखो, जैसे अभी मैंने 100 वाला लिखा ना, 100 इंटू 99, फैक्टोरियल याद होगा आपको? फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, मतलब 1 फैक्टोरियल याद होगा, 1 लिखते हैं। 2 फैक्टोरियल याद होगा, 2 इंटू 1 लिखते हैं। 3 फैक्टोरियल याद होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते हैं। 4 फैक्टोरियल याद होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरीके से 5 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 1। इस तरीके से ये सारे के सारे फैक्टोरियल लिखे जाते हैं। अब जब मैंने 100 इंटू 99 और ये 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखा, दैट मीन्स ये भी तो मेरे पास 100 फैक्टोरियल था। और जब जब अपने पास ये फैक्टोरियल आ जाए, 100 फैक्टोरियल, कोई भी n फैक्टोरियल आ जाए, कोई भी अपने पास n फैक्टोरियल आ जाए, और हमें पता करना हो कि हमारे पास यहाँ पर कितने प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर आती है, तब हम लोग ये लगाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पूरा प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, n अपॉन n फैक्टोरियल p रेज टू पावर 1। इस ये जो बॉक्स बनाया है इसके बारे में भी मैं अभी बताता हूँ। n फैक्टोरियल बाय p रेज टू पावर 2 प्लस n फैक्टोरियल p रेज टू पावर 3 प्लस n फैक्टोरियल p रेज टू पावर 4। मतलब ये इस तरीके से है, ठीक है? मतलब p रेज टू पावर 5, p रेज टू पावर 6, ये सारी चीजें इस तरीके से अपने पास आती ही रहेंगी। अब करने का क्या है यार, आप लोगों को यहाँ पे लिखा था 100 p रेज टू पावर 1। हमें यहाँ पर जो प्राइम की पावर चाहिए ना, प्राइम नंबर हमारे पास है यहाँ पे 3, तो हम यहाँ पे सिंपली 3 रखेंगे, 100 बाय 3 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 100, और यहाँ पर p स्क्वायर है तो p स्क्वायर यानी कि 9 बन जाएगा। p की वैल्यू मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लोगों के पास 3 है p की वैल्यू, प्लस यहाँ आ जाएगा 100, 3 रेज टू पावर 3 दैट मीन्स 27। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा 100, 3 रेज टू पावर 4 दैट मीन्स 81। फिर आ जाएगा 100 बाय 243, क्योंकि यहाँ पर 3 रेज टू पावर 5 आना शुरू हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से ये अपने पास पावर्स कुछ आने शुरू हो जाएंगे। अब 100 बाय 3 को सोचो जरा क्या लिख सकते हो भाई, डिवाइड कर लेते हैं। 100 बाय 3, 100 बाय 3 अपने पास होता है 33 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना? 33 पॉइंट समथिंग। आपने वो जो पॉइंट समथिंग में बोला ना, ड्रॉप कर दो, सुनो ही ना, वो चीज है ही नहीं, ठीक है? हमें यहाँ पर इंटीजर रखना है, इंटीजर, तो वो 33 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो भाई क्या आ सकता है, यहाँ पर 11 आ सकता है, क्योंकि 100 को जब 9 के साथ डिवाइड करोगे 11 पॉइंट समथिंग होगा। मुझे पॉइंट समथिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अपने पास बन जाएगा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर अपने पास 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 आ जाएगा, क्योंकि जब 100 को डिवाइड करोगे ना 243 के साथ, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। पॉइंट समथिंग से लेना देना नहीं है, 0 तक आ गया। और अगर यहाँ पर एक चीज 0 आ गई ना, उसके बाद वाले सारे के सारे नंबर 0 आएंगे। हमें उनको इवेल्युएट करने की कोनो जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। और ये कैसे पता चलेगा भाई? जब भी अपने पास डिनोमिनेटर बड़ा आएगा ना न्यूमिनेटर से, हमेशा ये चीज होगी ही होगी, तब वो सारा का सारा हमेशा आप लोग 0 ही लिखते जाओगे। तो बस यहाँ पर इसको ऐड कर दीजिएगा, आप लोगों के पास 3 की मैक्सिमम पावर जो आ सकती है 100 फैक्टोरियल में, वो पता चल गई। 33 प्लस 11 44, 44 प्लस 4 48, तो 48 अपना करेक्ट आंसर रहेगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ यूपीएससी 2025 में इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें प्राइम नंबर की पावर पूछी ही जाएगी।
ये तो मैंने साइन करके दे दिया यहाँ पे बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी, कर लें ताकि आप लोग अच्छे से देख पाए। ठीक है, what percent of water must be mixed with the honey so as to gain a 20% by selling the mixture at the cost price of the honey। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया, बहुत सारे एग्जाम। अगर एसएससी सीजीएल की बात करें तब भी आया, कोई किसी भी मतलब किसी भी रिलेटेड एग्जाम है हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता ही। समझना क्या है, ये टाइप क्या है, टाइप ऐसा है कि भी मान के चलो एक एक मतलब मिल्कमैन, ठीक है, दूध वाला ले लेते हैं। एक दूध वाला है, दूध वाला ये दावा करता है कि भाई मैं जितनी कीमत पर मैं दूध लेकर आ रहा हूं ना, उतनी कीमत पर ही मैं आप लोगों को बेच रहा हूं, लेकिन अंदर में वो कुछ घोटाला कर रहा है। घोटाला क्या है, घोटाला उसमें वो पानी डाल रहा है। अब पानी तो बंदे को फ्री मिल रहा है, ठीक है, वो उसी चीज से अपना मुनाफा कमा रहा है। ठीक है, पानी मिलाकर मुनाफा कमा रहा है। ठीक है, अगर पानी मिलाकर मुनाफा कमा रहा है तो यार कितना मुनाफा कमा रहा होगा, हाउ मच परसेंटेज इन द इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट ही इज अर्निंग। प्रॉफिट पूछ रहे हैं, तो प्रॉफिट पूछ रहे हैं तो हम लोग रेशियो का काम करते हैं। देखो किस तरीके से होगा, बाय व्हाट परसेंट ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्स, भाई कितना परसेंटेज ऑफ वाटर हम लोग मिलाएं ताकि मुझे 20% का प्रॉफिट हो। 20% का प्रॉफिट, आप लोग जानते होंगे कि 20% मेरे पास लिखा जाता है 1/5। 1/5 मतलब यार सीपी मेरा रहा होगा 5 का, सेलिंग प्राइस क्या होगा 5 + 1 6 का। ये जो ऊपर होता है ना 1, ये हमेशा या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। अगर प्रॉफिट होगा तो हम लोग प्लस कर देते हैं, अगर लॉस होगा तो हम लोग माइनस कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, है कि नहीं। प्रॉफिट कितने का कमा पा रहा हूँ, देखो यार कितने का कमा पा रहा हूँ। यहाँ पर प्रॉफिट मैं 1 रेशो का कमा रहा हूँ, 1 का डिफरेंस दिख रहा है अपॉन। जब भी हमें प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट का हमेशा जो परसेंटेज निकलता है वो विद रिस्पेक्ट टू द सीपी निकलता है। विद रिस्पेक्ट टू द सीपी का मतलब है कि भाई डिनोमिनेटर में आप लोग सीपी का रेशियो लिखेंगे, इनटू 100 कर दीजिएगा, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 20%। 20% प्रॉफिट आप लोग कमाएंगे अगर आप लोग 20% ऑफ वाटर ऐड करते हैं। अब कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को रट्टा लगा सकते हैं कि इसका मतलब सर ये हुआ कि अगर मैं 20% प्रॉफिट कमाना चाहता हूं तो 20% मुझे पानी डालना पड़ेगा, सेम सेम डालना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये केस बन रहा है। मैं इसको एक और तरीके से बताता हूं, रुकिए। आंसर 20% बिल्कुल सही है। ठीक है, एक और तरीका समझिएगा आप लोग। व्हाट परसेंट ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्स्ड विद हनी सो एज टू गेट 20%। ठीक है, 20% का फिर से मतलब वही 1/5 है। यार ये जो चीज होती है ना डिनोमिनेटर में, ये होती है दरअसल असली कॉस्ट। जिस भी चीज की हमें कॉस्ट चाहिए, ये 1 जो होगा ये हमारे पास है वाटर, क्योंकि इसकी वजह से ही मुझे प्रॉफिट हुआ है। मैंने अभी भी पहले वही समझाया था। अब बस मैं यहाँ पर एक्चुअल चीज लिख रहा हूँ, ऊपर ऊपर वाटर लिख रहा हूँ, नीचे कॉस्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, कॉस्ट ऑफ हनी जो भी है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 1 रेशो के अकॉर्डिंग आप लोग कमा रहे हैं। करने का तरीका यार वही रहेगा मुझे लगता है, हाँ करने का तरीका वही है, क्योंकि ये हनी आ गया 5 रेशो के अकॉर्डिंग, यहाँ पर वाटर आ गया 1 रेशो के अकॉर्डिंग। आप लोग उसको हनी प्लस वाटर करके जोड़ जोड़ रहे हैं, तो ये आ जाएगा 6 रेशो के अकॉर्डिंग। अब आप लोग देख सकते हैं डिफरेंस कितने का हुआ, 1 का। हमेशा आप लोग प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू द एक्चुअल चीज जो भी होती है उसके अकॉर्डिंग ही निकालते हैं, तो यहाँ पर तब भी अपने पास आंसर 20% ही आएगा। कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन और आ जाएंगे, तब मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी जब अच्छे से क्वेश्चन लगाऊंगा तब आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। ऐसा करते हैं हम लोग अभी के थोड़े दिन के लिए हम लोग यहाँ पर पीवाईक्यूज को डिस्कस करते हैं। आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज करेंगे 1-2 मंथ। उसके बाद जब यूपीएससी का एग्जाम और पास आ जाएगा तब हम लोग दोबारा से सारे के सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना शुरू कर देंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए मैं सारे के सारे चैप्टर्स लेकर आऊंगा। उसमें से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं और भी वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई, बहुत सारा मैथ्स रिलेटेड कंटेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर पड़ा हुआ है। ओके, परसेंटेज का एक क्वेश्चन आया,
P's salary is 20% lower than Q's salary, which is 20% lower than our salary. By how much percentage is our salary more than P's salary? ये क्वेश्चन रेशियो के साथ होने वाला क्वेश्चन है, रेशियो के साथ। और यहाँ पर एक ना वो कंबाइनिंग रेशियो वाला कंसेप्ट जो मैंने सिखाया हुआ है, बहुत सारे बच्चों को सिखाया हुआ है ये कंसेप्ट, वो वाला कंसेप्ट लगता है। अभी हम लोग सिर्फ PYQ डिस्कस कर रहे हैं, तभी मैं इन डिटेल कंसेप्ट नहीं बता पा रहा हूँ। जब हम कंसेप्ट की क्लासेस करेंगे, पूरे पूरे चैप्टर की क्लासेस करेंगे, तब मैं आप लोगों के सामने पूरा पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझाऊंगा। P सैलरी इज 20% लोअर देन Q सैलरी। भाई 20% कह रहे हैं, 20% का मतलब 1/5 आ गया। P और Q की मुझे रेशो लिखनी है। P इज सैलरी 20% लेस। P मतलब कम है Q से, मतलब अगर ये Q मेरा 5 है तो P मेरा 4 रेशो होगा। कैसे आया यार, हमेशा यही तो डिफरेंस होता है, ऊपर जो लिखा जाता है। जैसे अभी मैंने प्रॉफिट और लॉस का बताया, वैसे ही ये चीज है। which is a 20% lower than Q's, which is lower than R salary। भाई 20% Q की सैलरी भी R से कम है 20%। यहाँ पर हम लोग एक अलग रेशो लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग रेशो लिख लेते हैं Q रेशो R, और यहाँ पर कह रहे हैं Q की सैलरी 20% कम है R से, तो यहाँ पर भी तो यार 4:5 आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी अगर इस तरीके से आ गया, मैं इन दोनों फैक्टर्स को इकट्ठा लिख देता हूँ। इकट्ठा इन द सेंस कुछ ऐसे करके, ये एक पहला केस है, ये एक दूसरा केस है। अब यहाँ पर ना ये खाली जगह है, ये खाली जगह। जब भी आप लोग यहाँ पर खाली जगह देखेंगे, उसके साथ वाला जो भी नंबर है आप लोग जस्ट यहाँ पे रख देना। जैसे यहाँ पर ये आ गया 5 की जगह पे 5 आ गया, 4 के बगल में 4 आ गया। ठीक, उसके बाद पूछ रहे हैं हाउ मच परसेंटेज आर सैलरी इज मोर देन पीज सैलरी। आर की सैलरी और पी की सैलरी में कंपैरिजन हो रहा है। भाई जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, मल्टीप्लाई तो करवाना ही करवाना है। करवाना है तो 16 आ गया यहाँ पे आ जाएगा 20, और यहाँ पर आ जाएगा 25। हमें चाहिए पी और आर की बात कर रहे हैं ना। देख सकते हैं पी और आर की रेशो में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 9 का है, 9 रेशो का डिफरेंस है। हम लोग कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं? हाउ मच परसेंटेज आर सैलरी मोर देन द पीज सैलरी। अगर पी के साथ कंपैरिजन होना है ना, जिसके साथ हम कंपैरिजन होता है वो चीज हमेशा डिनोमिनेटर में आती है। पी की सैलरी के साथ हो रहा था तो पी की रेशो मैंने डिनोमिनेटर में लिख दी, इनटू कर देते हैं 100। 9/16 आप लोगों को रेशो याद होगा, तो ये 56.2625% प्रतिशत होता है। ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन? था इसी। अगर आप लोगों की अच्छे से क्वांट की प्रैक्टिस है तो आप लोग ये क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कितने क्वेश्चन रह गए? बस 2 क्वेश्चन रह गए। 2 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद हम लोग क्लास को फटाफट से खत्म करेंगे। ये क्लास डेली रात को 10 बजे लाइव होती है। आप लोग इन क्लासेस में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले सकते हैं। दोस्तों को जरूर इन क्लासेस में लेकर आए। weight of 6 boys is equal to weight of the 7 girls। weight of 3 men and weight is equal to weight of 4 women। कुछ ऐसी चीजें हैं। हमें क्या निकालने को बोल रहे हैं? व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज। ठीक है, 6 बालकों का वजन, 6 बालक, भाई बालक आ जाओ भाई, 6 बालकों का वजन 7 बालिकाओं के वजन के बराबर है। 7 बालिकाओं के वजन के बराबर है। इनका भी वजन आगे 3 पुरुषों के वजन के बराबर है, तो 3 men इक्वल टू 4 महिलाओं का वजन, इन सभी का मतलब बराबर बराबर है। इफ द एवरेज वेट ऑफ द वुमन इज 63 kg। ओके, एवरेज वेट, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एवरेज का फॉर्मूला अपने पास होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। अगर ये फॉर्मूला यहाँ पे होता है ना, तो एवरेज मुझे दी गई है, हाँ एवरेज गर्ल्स की दी गई है, वुमेन की दी गई है, तो 63 इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ वुमेन में 4 मान के चलता हूँ, क्योंकि 4 वुमेन है ना, मैक्सिमम मैं मान के ही यही चलता हूँ कि भाई 4 ही वुमेन है। तो 4 इंटू 63 कर लेते हैं, 4 इंटू यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 63 इज इक्वल टू सम, मतलब टोटल बाहर यार जो अपने पास यहाँ पर पड़ा हुआ ना, वो 4 इंटू 63 के अकॉर्डिंग पड़ा हुआ। अब पूछ रहे हैं एवरेज वेट कितना होगा उन बॉयज का। बॉयज कितने हैं अपने पास? 6 बॉयज हैं, तो एवरेज निकालना है। फिर से वही चीज यार, सम कितना आ रहा है? 4 इंटू 63 आ रहा है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 6 है। तो 4 और 6 कटिंग कर दिया 3 के ऊपर, यहाँ आ जाएगा 2। 3 और 63 कट कर दिया 21 के ऊपर, तो 2
इंटू 21, 2 गुना 21 कर देंगे तो 42 अपना करेक्ट आंसर आ गया, यानी कि 42 किलो, 42 सी पार्ट, वही सी पार्ट एवरेज वेट है बॉयज का। समझ में आ गया? वेरी वेरी इजी सम। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग इसके बाद, लास्ट क्वेश्चन अपना। ये सम थोड़ा सा ना लेंथी है इजी, पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग किस तरीके से, क्योंकि हमें वो 28 टर्म्स हमें फाइंड करनी है। पैटर्न एक बार समझ आ जाए फिर आप लोग कर लेंगे। होमवर्क में रहेगा ये क्वेश्चन, मैं पूरा का पूरा पैटर्न लिख के दूंगा आप लोगों को, पर आप लोग होमवर्क में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाएंगे। ठीक, देखो पैटर्न क्या है आप लोगों के पास। सबसे पहले तो आ रहा है 1, फिर आ रहा है 1, फिर आ रहा है 2 1, फिर आ रहा है 3 2 1, फिर आ रहा है 4 3 2 1, फिर आ रहा है 5 4 3 2 1। इस तरीके से नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो 28 टर्म्स हमें चाहिए। कह रहे हैं फर्स्ट 28 टर्म्स का यहाँ पर सीक्वेंस का जो सम आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, सो 1 प्लस 1, इनको रखो एक जगह। ठीक है, इनको रखो एक जगह पे, बाकी के लिखने शुरू करते हैं। जैसे 2 प्लस 1, देन आ रहा है 3 प्लस 2 प्लस 1, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, उसके बाद आया 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, उसके बाद आ जाएगा 6 वाला भी आ जाएगा, 6 प्लस 5 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। इस तरीके से ये आ गया। देखिए कितने नंबर हो गए, यहाँ पर मिल गए 2, 2 नंबर यहाँ पर मिल गए, यहाँ पर 3, ये 6 मिल गया, यहाँ पर 10 मिल गया, ये 15 आ गया, ये 21 आ गया। और हमने अभी तक के कितने नंबर्स लिख लिए, ये लिखे मैंने 6 नंबर, यहाँ लिखे 5, यहाँ लिखे 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 2। तो ये कितने हो गए, 2 2 4, 4 और 3 7, 7 4 11, 16 22, 22 हो गए। 28 लिखने हैं। हाँ 28 लिखने हैं तो 7 से शुरू ही करेंगे ना, हम तो उल्टा ही शुरू कर रहे हैं। 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, हाँ 2 तक आएगा ना, क्योंकि हमें तभी जाकर टोटल ये 28 मिल गया। ओके, बस अब आप लोगों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाना है। आप लोगों के लिए छोटा सा टास्क, सारा का सारा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया है, प्लस करना तो वही साहब आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे। आप लोग ऐसे ही अगर प्रिपेयर करेंगे मेरे साथ तो आप लोगों के यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज हैं बहुत ही अच्छे से डिस्कस होंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ वेरी 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 गुड डे एंड गुड नाइट।